हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें हम सीटेट का जो कि जनवरी 2024 में पेपर हुआ था उसका सीडीपी का पोर्शन डिस्कस करेंगे। पूरे 30 के 30 सवाल डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 के 30 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भी। और कहीं पर कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो भी मैं आपको दूंगी। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही जज करिएगा कि आगे आपको कंटिन्यू इस चैनल से प्रैक्टिस करनी है या नहीं। पूरा वीडियो देख लेना। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, अभी पहले की भी कुछ क्लासेस जो पहले सीटेट हुआ था जनवरी से पहले, है ना, उसके लिए भी और जनवरी के लिए भी हमने कुछ वीडियोस डाली थी, तो वो भी आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ही उसमें कराए हैं, चाहे ईवीएस का हो, एसएसटी का हो, है ना, आपका जो सोशल साइंस का होता है, या सीडीपी हो, हिंदी हो, काफ़ी सारे पेपर कराए हैं प्रीवियस ईयर के। तो वो सब आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। सीटेट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ जाकर वो उनसे भी आप प्रैक्टिस कर लेना। और अब फिर से जुलाई के लिए हम कुछ दिन पहले हमने क्लासेस शुरू करी हैं, उनमें भी हम आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करें। अभी तक इस चैनल पर ईवीएस की क्लास आपकी हो चुकी है, मैथ्स पैडागोजी की क्लास हो चुकी है ना। तो जो अब जनवरी से लेके पीछे के हम पेपर आपके साथ लेकर चलेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। कोशिश यही है कि एग्ज़ाम से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सब चीज़ें साथ साथ जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको बताई जाएगी। एक दिन आपको सीटेट की क्लास मिलती है इस चैनल पर और एक दिन आपको DSSB की मिलती है। DSSB की आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल पर को फॉलो कर सकते हैं। उसमें हम जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट को डिस्कस करते हैं, 20 क्वेश्चंस को, ठीक है। 10 से 11 मॉक टेस्ट हो चुके हैं अब तक, और एग्ज़ाम तक वो सीरीज़ हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे, और ये सीटेट वाली भी। तो बेसिकली यही कि टीचिंग एग्ज़ाम्स के हम आपको प्रिपरेशन कराते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन थी सेशंस के बारे में, जो नए हैं उनको बताने के लिए। बाकी जो लोग पुराने हमसे जुड़े हैं उन्हें तो सब चीज़ें पता पहले से ही हैं। तो अब बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के बीच में कोई भी इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ डिस्कशन होगा, क्वेश्चन और आंसर का एक हेल्दी डिस्कशन रखेंगे। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ, बताऊँ, यहीं से आपके मन में वो घर कर जाए, आप उसको ना भूलो, आपके माइंड में वो चीज़ रह जाए, ठीक है। तो अब मैं बिना दे, काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुका है सेशन, शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। मैं हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ूंगी और क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में आपकी स्क्रीन पर होगा, आप देखते रहना, ठीक है। जहाँ पर आपको अगर हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। जब भी कोई इस तरह की बात आती है कि लड़का ये नहीं कर सकता और लड़की ये नहीं कर सकती, क्योंकि समाज में प्रथा है लड़कियां सिर्फ यही करती आई हैं और लड़के सिर्फ यही करते आए हैं, तो वो हमेशा होता है जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। यहाँ तो आपको एक गेम का एग्जाम्पल दे दिया गया, पढ़ाई के कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ अच्छे से, ये जो टॉपिक है ना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, इससे 1 से 2 सवाल ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आता है। और ये आप देखो, एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एज अ ह्यूमन, राइट, और जैसा आप एक टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है, जिससे आप इस चीज़ से अवेयर रहें। जेंडर रूढ़िवादिता ये होती है जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर काम को दो लोगों में क्या कर लें, उनमें डिफ्रेंशिएट करने लगें कि खाना बनाने का काम है तो ये लड़कियां ही करेंगी, फीमेल करेगी, बाहर जाने का ऑफिस का काम है, जॉब करने का काम है, ये लड़के ही करेंगे। सिंपल एक लाइन में एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो ये अंतर करना ही जेंडर रूढ़िवादिता है, जबकि ऐसा कोई कहीं पर ना लिखा है ना कहीं पर फिक्स है। ये समाज की ना सोच है जो कि बहुत, इनफैक्ट जब से शायद दुनिया बनी होगी तब से ही शुरू है, रीति है समाज की, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होता थोड़ी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है हमारे देश में, क्योंकि
लोगों की वही समाज हमारा वही है, लोग उसी सोच को फॉलो कर रहे हैं कि लड़कियां घर का काम करेंगी मैक्सिमम, भले आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आज के ज़माने में आप लोग देखते हैं लड़के लड़कियां लगभग बराबर ही बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लड़कों को भी आप देखते होंगे कि शेफ़ बनते हैं, ठीक है। क्यों? तो फिर आप इस बात को कहते हो कि खाना बनाने का काम लड़कियों का है। लड़कियां जो है प्लेन उड़ा रही हैं, या फिर आजकल आर्मी में भी लड़कियां जा रही हैं, या बहुत ऐसे काम हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हूँ। अब आते हैं आपके एग्ज़ाम पर। तो एक तो ये स्पोर्ट्स वाला हो गया, भाला फेंकने वाला। बात कह रहा है कि भाला सिर्फ लड़के फेंक सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली, जो आपसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बात करें अगर सब्जेक्ट्स में, वैसे कि एक आपके पास क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ेंगी क्योंकि उनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, और लड़के मैथ्स पढ़ेंगे, उनका गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी स्टीरियोटाइपिंग का क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता का सवाल है। तो इस तरह से भेदभाव एक तरीके से जहाँ भी आप देख लो ना, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। और मेरी आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मैच्योर बनिए, ठीक है। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है वो देखें, ना कि जो सोच चली आ रही है आप लोग भी उसको फॉलो करें। तो आपके घर में जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो सबको बराबर माने, बराबर अपॉर्चुनिटी दें हर चीज़ के लिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप आने वाली जनरेशन को, आप एज अ टीचर आगे आने वाले लोगों को यही बातें सिखा पाएंगे जो कि सही हैं, ठीक है। और तो चलिए, इस टॉपिक पर हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ये हर बार 1 से 2 नंबर का सवाल आता ही है। ठीक हो गई बात। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है थिंकिंग से, जिसमें 2 तरह की थिंकिंग की बात की गई है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। इससे भी ज़रूर क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को अपसारी चिंतन और कन्वर्जेंट को अभिसारी। अब ये जो इसमें इंग्लिश का है ना वर्ड, तो उससे तो नाम से ही पता चल जाता है कि क्या मतलब हो सकता है। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें, है ना, तो उसको हिंदी में अपसारी बोलते हैं, कन्वर्जेंट, और इसको बोलते हैं अभिसारी। तो देखो, सेकंड का आपका जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। जो अपसारी चिंतन होता है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। अब जब भी आपसे डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट थिंकिंग पूछी जाएगी तो सेम यही ऑप्शन तो आंसर में नहीं होगा। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये है क्या। डाइवर्जेंट यानी कि बहुत चीज़ें, एक चीज़ के मल्टीपल सॉल्यूशंस को देखना ही डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। एक चीज़ को या तो कई पहलुओं से देखना, या एक सवाल के कई सॉल्यूशंस देखना, हाँ ये ऐसे भी हो सकता है वैसे भी। और अगर एक सवाल का एक ही आप सॉल्यूशन पर्टिकुलर देख रहे हो, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, वो अभिसारी चिंतन है। जब आप डाइवर्स नहीं हो रहे, जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों को नहीं कंसीडर कर रहे, सिर्फ एक ही चीज़ पर टिके हो, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और जब आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये किसी भी तरह से एग्ज़ाम में, देखिए ऑप्शन हर बार यही तो नहीं लिखा होगा, तो आप इसको समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है समावेशी शिक्षा के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन को मैं हर बार बताती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में होता है सही क्वेश्चन को पढ़ना, कहाँ पर नहीं लिखा है और कहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो नहीं कई बार लोग स्किप कर देते हैं, तो अच्छे से पढ़ना। समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, तो 4th ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, जो कि कहता है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा क्या होती है? जब सभी तरह के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। बच्चों को ना उनकी कैपेबिलिटी, एबिलिटीज़ के आधार पर जो है अलग नहीं किया जाता, या अलग नहीं कहेंगे, भेदभाव नहीं किया जाता कि ये तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है, इस पर ध्यान मत दो, ये इंटेलिजेंट है बस इसी पर ध्यान दो, या फिर ये इंटेलिजेंट है इस पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। तो जब सब तरह के बच्चे, जिन्हें देर से समझ आता है, जिन्हें जल्दी समझ, हर तरह के बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं, वो होती है समावेशी कक्षा। तो याद रखना, समावेशी कक्षा में खास करके, वैसे तो हर एक कक्षा में जो पाठ्यक्रम, जो तरीका पढ़ाने का, एग्ज़ाम लेने का,
मूल्यांकन का वो लचीला होना चाहिए। लेकिन ख़ास करके अगर हम समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की जहाँ पर हम बात करते हैं, वहाँ पर आप एक निश्चित पाठ्यचर्या को ही फॉलो करें कि बिल्कुल भाई इसी सिलेबस पर रहना है, इधर उधर नहीं होना है, आसपास की चीज़ों से कनेक्ट नहीं करवाना बच्चों को। और मानक मूल्यांकन यानी कि एक स्टैंडर्ड आप असेसमेंट करें कि भाई इसी बेस पर हम जो है बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, चाहे कोई कैसा भी बच्चा है, इसी सेम चीज़ पर ही उनको खरा उतरना है। तो इस चीज़ ये जो है इन बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन, फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, ये समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है नहीं। देखिए कायदे में एक नॉर्मल क्लास में भी अगर वहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन नहीं भी हैं, है ना, जिनको वैसे तो हर क्लास में ऐसा होता ही है, जनरल क्लास में भी ऐसा ही होता है, कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ जो टीचर ने पहला मेथड या पहले तरीका बताया उनको पहली बार में समझ नहीं आया या उस तरीके से समझ नहीं आ रहा होता है। हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, तो हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको लेकर क्लास में चलनी चाहिए, ये कहा जाता है, ख़ास करके एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। ठीक है, आप रिजिड नहीं हो सकते किसी चीज़ पर एज अ टीचर कि हाँ भाई ये है तो यही इसी तरीके से आपको समझना है और कोई तरीका नहीं है। कोशिश करिए, क्या पता कोई बच्चा किसी अलग तरीके से समझ पाए। बढ़ते हैं अगले। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम इन पर दे रही हूँ। वीडियो आपके हाथ में है, आपको अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक कोई भी आता है जहाँ पर मैं समय ले रही हूँ, आप स्किप करके आगे निकल सकते हैं। 4th क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे असर्शन और रीज़न का सवाल पूछा गया है। अच्छा, ये जो पेपर है 2024 का, इसका हमने पूरा EVS का 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, देख लेना, वीडियो अवेलेबल है। और मैथ्स पैडागोजीज़ की कर ली है, वो भी देख लीजिएगा। तो इसमें जो असर्शन है, अभी कथन है, वो कहता है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और इसका कारण क्या बता रहा है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से बच्चों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ठीक है, संसाधित यानी कि लिंक करने में नॉलेज को, ठीक है, उनको हेल्प मिलती है। संसाधित का मतलब है प्रोसेस करने में हेल्प मिलती है अगर पिछली चीज़ों से उन्हें कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। तो 4th का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और ये कारण भी सही है। बच्चों ने जो पहले सीखा है उसे कनेक्ट करके उन्हें बहुत हेल्प मिलती है नई चीज़ों को सीखने में। इसीलिए बच्चे जो पहले से जानते हैं वो उसी के बेस पर अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। या आप अपने ऊपर भी एग्जाम्पल लेके समझ लीजिएगा। कोई टॉपिक को पहले से पता है तो उसको समझने में फिर से और कुछ उससे आगे की चीज़ें समझने में आपको हेल्प होगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ भी फिर से असर्शन और रीज़न का सवाल है। असर्शन कहता है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। और इसका कारण क्या दिया है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है यानी कि यूनिवर्सल है। तो मैं आपसे एक बात कहूँगी कि पहला तो बिल्कुल ठीक है कि बच्चे अलग अलग संस्कृति में डेवलप होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जो जहाँ रहता है वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। सब सेम चीज़ थोड़ी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक यानी कि एक जैसा है, ये बात तो गलत है, सबका अलग अलग है, यूनिवर्सल थोड़ी ना है। तो जो आपका 3rd ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 5th का ए सही है लेकिन आर गलत है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की बात है। तो अभिप्रेरणा की आरोपण सिद्धांत को अगर हम बात करें, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत, इसके अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। इनमें से किससे, अगर हम अभिप्रेरणा की आरोपण सिद्धांत की बात करें, थियोरी ऑफ मोटिवेशन की, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करें, तो इनमें किससे अगर लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, क्या करके, इन चारों में से। ठीक है, तो 6th का आपका 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर और सक्सेस, यानी कि सिर्फ सक्सेस के लिए आपको इंटरनल एट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है, यानी कि आरोपण की, जबकि बेहतर प्रदर्शन और लगातार कोशिश से बेहतर प्रदर्शन तभी होगा तब आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहेंगे। फेलियर है तो उससे सीख के आगे बढ़ेंगे, तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहना। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ये क्वेश्चन है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है, ये आपसे पूछा है। तो 7th का आपका 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत कहता है कि सीखना, लर्निंग जो है वो प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। दैट शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। जब आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन में होते हो तो ऑथेंटिक टास्क के थ्रू आपको सीखना चाहिए, जो चीज़ रियलिस्टिक है ना, ये इसका मतलब है, और कुछ भी नहीं। बढ़ लेते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 कहता है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या होती है। यानी कि कौन से विकास में रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एस्पेक्ट्स को शामिल करते हैं। ठीक है, तो 8th का 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब भी बात आ जाए तर्क करने की, चिंतन करने की, वहाँ पर संज्ञान की बात की जाती है, कॉग्निशन की बात की जाती है, तो ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे, संज्ञानात्मक विकास में आएंगे। अब अगला सवाल है लेव वाइगोत्स्की से कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि क्या बच्चों में स्वयं नियमन के लिए इम्पोर्टेंट है, सेल्फ रेगुलेशन, वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें बच्चे, इसके लिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, क्या आवश्यक है बच्चों में। तो 9th का आपका 2nd ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निजी वाक, इनर स्पीच, जब बच्चे खुद से बात करते हैं ना, इनर स्पीच जो बच्चों की कहते हैं ना एक अंतरात्मा की आवाज़, उस टाइप से, तो लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि जो निजी वाक है वो बच्चों में स्वयं नियमन के लिए ज़रूरी है। उनकी जो मतलब जो वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी चीज़ के बारे में जो भी फील कर रहे हैं, जो उनके मन में विचार आ रहे हैं, वो सेल्फ रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की जी मानते हैं, और बात भी सही है। ठीक है, 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10th क्या कह रहा है आपसे, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पता चल गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, लॉरेंस कॉलबर्ग ने, याद रखना, सही बात है। तो स्टेटमेंट है कि लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं, चेंजेबल हैं। कारण क्या बताया है इसका, कि लॉरेंस कॉलबर्ग का ये तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। अब क्या ये इसी का कारण है या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत, ये देख लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, 10th का 1st ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, लॉरेंस कॉलबर्ग ये मानते हैं कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से होता है। क्रमिक रूप से यानी कि एक किस में होता है, प्रोग्रेसिवली, स्टेजेस में होता है, पहले एक स्टेज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसा कॉलबर्ग मानते हैं कि जो मोरल डेवलपमेंट है स्टेजेस में होता है। ठीक है, और इसी वजह से मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट सही है। क्या, कि बच्चे कार्य को उसके परिणाम के आधार पर ही, जैसे उसका रिजल्ट आएगा उसको अच्छा या बुरा मानते हैं, फिर ये समझते हैं कि जो पर्टिकुलर नियम या कानून है वो नम्य है, ठीक है, क्या है, वो फ्लेक्सिबल है और वो चेंज किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों बातें अपने आप में सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी है। हार्वर्ड गार्डनर से सवाल आ गया है 11 क्वेश्चन, और आप सभी जानते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी को किन्होंने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। तो सवाल यही है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है रिलेटेड टू आपका जो इंटेलिजेंस होती है और उसकी विशेषता होती है, इसमें से कौन सी विशेषता सही है, ये पूछा है। तो 11 का आपका हो जाएगा 3rd ऑप्शन करेक्ट। संगीत में कि क्या विशेषता होगी, प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, जो म्यूज़िकल होगा उसमें परफॉर्मेंस और कंपोजिशन के स्किल्स होंगे, करेक्ट। भाई कोई म्यूज़िकल बंदा है वो परफॉर्मेंस का स्किल भी उसमें हो सकता है, या उसमें कंपोजिशन का स्किल होगा, सिंगिंग स्किल होगा, तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है वो गलत है। 2nd इसका 3rd इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग। तो देख लेते हैं, 12 का 4th जो है वो सही नहीं है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, एक उत्पाद है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट
रादर देन अ प्रोसेस, ये कह रहे हैं लर्निंग एक प्रोसेस नहीं प्रोडक्ट है। क्या लर्निंग प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद नहीं। लर्निंग एक प्रोसेस होता है, लर्निंग एक प्रोसेस के थ्रू की जाती है, ये आप याद रखना। अब अगर फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब यह है कि बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। तो जो सही ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो पहला आपसे क्या कह रहा है, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, प्रायर नॉलेज पर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से, यानी कि जो भी प्रायर कंसेप्ट्स हैं उनको हम इम्प्लाई करते हैं अपनी लर्निंग के लिए, सही बात है। और अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, यानी कि आगे बढ़ती है, तो बिल्कुल अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि हम सिर्फ विद्यालय में नहीं सीखते, समाज से भी सीखते हैं, संस्कृति से भी सीखते हैं। इनफैक्ट कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं जिससे हम सीखते नहीं हैं, राइट। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन जो अधिगम के बारे में वो सही नहीं है, तो 12 का फोर्थ सही ऑप्शन हो जाएगा। 13 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 13 क्या कहता है, कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय, समस्या समाधान को क्या बढ़ावा देगा, आप सारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। तो ऑब्वियसली 13 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जब भी आपको बात आती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने की बात की जाएगी, तो वहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाएगी, अपसारी चिंतन की बात की जाएगी। क्योंकि मैंने बताया है प्रॉब्लम सॉल्विंग आप तभी सीखोगे ना कि मान लो कोई प्रॉब्लम है कि इसको कैसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ये नहीं, या फिर ऐसे करें नहीं, या फिर ऐसे, तो मल्टीपल एस्पेक्ट आप देखोगे ना फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तभी आपका वो स्किल बेटर होगा। तो जब भी बात आए, मैं सीधा आपको बता देती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और थिंकिंग की बात है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपना ही बेनिफिट देखते हैं किसी काम को करने में, कौन से स्टेज पर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, कोलबर्ग के, है ना, ये ध्यान से पढ़ लें। कोलबर्ग के अनुसार किस स्टेज पर बच्चे इस तरह का बिहेव करते हैं, तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पहले स्तर के दूसरे चरण में ऐसा होता है। पहले कोलबर्ग के जो भी सिद्धांत है, अगर आपने वो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, उससे सवाल आया है। पहले स्तर का जो दूसरा चरण है उसमें बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं। 14 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से होते हैं, है ना, वंचित वर्ग का मतलब होता है या तो वो आर्थिक रूप से वंचित हो, सामाजिक रूप से वंचित हो, सांस्कृतिक रूप से वंचित हो, परिवार से वंचित हो, कई तरह के वंचित बच्चे हो सकते हैं। तो उन बच्चों को अगर हमें इंक्लूज़न उनका करना है, समावेश, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टूवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। तो सबके जो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, मान्यताएं हैं, सबको वैल्यू देना और एक तरह से फ्लेक्सिबल चीज़ों को फ्लेक्सिबली लेकर चलना। तो उससे जो है वंचित वर्ग के बच्चों का भी आप समावेशन शिक्षा में अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। अगले सवाल पर आते हैं। 16, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता कौन सी है। इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम की विशेषता क्या होगी। तो 16 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सामयिक और विशिष्ट होती है। इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक। जो इफेक्टिव फीडबैक होती है ना, प्रतिपुष्टि जिसे हिंदी में कहते हैं, तो जो फीडबैक क्लास में दी जाती है वो टाइमली देना बहुत ज़रूरी है। जब ज़रूरत है तब देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जब ज़रूरत है तब तो बताया नहीं और बाद में फीडबैक आप दे रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समय पर ही अच्छी लगती हैं। उस समय पर मान लीजिए बच्चे का रिजल्ट आया, कुछ उसने देखा, आपने उसकी गलती उसको तुरंत बता दी कि ऐसे नहीं ऐसे होना था और ये सब चीज़ें, तो वो उस चीज़ को एक्वायर करेगा जल्दी। फिर आप उसे जब बातचीत उस बारे में है नहीं, कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तब आप बता रहे हो, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फीडबैक का टाइमली होना, समय पर होना और स्पेसिफिक होना, जिस चीज़ पर देनी है फीडबैक उसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिक होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 17 क्वेश्चन नंबर, और ये समीपस्थ सिद्धांत की बात कर रहे हैं।
प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, इन्फेंसी में क्या होता है, अंग जो होते हैं हाथ और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि इन्फेंसी में जो शैशवावस्था होती है, जो हमारे अंग होते हैं, लिम्स होते हैं, ठीक है, वो हाथ और पैर की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। असर्शन और रीज़न का सवाल है। असर्शन कहता है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, और इसका कारण बताया है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो क्या सही है इसमें से? तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं, कारण भी ठीक है। बच्चों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि तुम अपना जो जहाँ से आए हो भूल जाओ, हम जो कह रहे हैं वो करो, नहीं, उनकी जो भी सांस्कृतिक जो भी बैकग्राउंड है उसको इम्पोर्टेंस सपोर्ट देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वो उनके सीखने को थोड़ा इजी बना देता है। इसीलिए विद्यालय पाठ्यक्रम को बच्चों के सांस्कृतिक ज्ञान को एक अच्छी वैल्यू और प्लेस देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 19। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, विच वुड नॉट बी करेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। कौन सा नहीं होगा? तो 19 का थर्ड ऑप्शन नहीं होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होगा। क्या है? एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में, नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो नहीं होता जो आप एक किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मानकर बच्चों को फिर उससे कंपेयर करें, बच्चों की तुलना करें, नहीं। इसका मतलब बाकी तीन ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो पढ़ लेते हैं। पहला है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। बिल्कुल सही बात है। तो समझ लीजिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को बच्चों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए और उसको अच्छा करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत में जो आकलन हम करते हैं वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। बच्चों और छात्रों शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए होता है, कि बच्चे सीखते हुए क्या गलतियां कर रहे हैं उनको बताया जाए, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको एक दो बार और आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं 20th। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? डिसलेक्सिया से सवाल है, पठन वैकल्य से। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है डिसलेक्सिया का? 20th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रसंस्करण में जो कि प्रोसेसिंग होती है फोनोलॉजिकल, उसमें बच्चों को क्या होती है? कठिनाई होती है। किसमें? डिसलेक्सिया में। ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया की एक कैरेक्टरिस्टिक है, बच्चों को फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है। अब हाँ, ये मैं आपको बता देती हूँ फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग क्या होती है। तो जब देखो हम बच्चे क्या करते हैं, अक्षरों से मिला के शब्द बनाते हैं, तो उन बच्चों को उसमें क्या होती है, उनको डिकोड कर, जैसे मान लीजिए अक्षरों से मिलाकर शब्द बन गया, तो उसको समझने में, है ना, आसानी से समझने में कि ये पूरा जो शब्द है क्या बना है ना, उसमें क्या होती है, बच्चों को परेशानी होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 21। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में हेल्प करेगा? तो अच्छा सवाल है, और 21वें का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वे प्रश्न छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑब्वियसली आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे से गंभीर रूप से उनका मूल्यांकन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन उनके अगर व्यक्तिगत राय कि अगर आप इस जगह होते आप क्या करते, आप अपने पॉइंट्स बताइए, इस तरह के सवाल जब आप उनके पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं तो बच्चों की गंभीर रूप से, मतलब अच्छी तरीके से आप उनको एनालिसिस कर सकते हैं। 22 पर आ जाते हैं। कहता है कि बाध्यता एक क्या स्थिति है जबकि अक्षमता एक अलग स्थिति है, कौन सी है? कई बार सवाल प्रीवियस से भी पूछा गया है, और इसका सही उत्तर 22 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, लगभग हर बार आया है।
याद रखना, जो बाधिता होती है, इम्पेयरमेंट, वो एक बायोलॉजिकल कंडीशन है, जैविक फैक्टर है, जबकि डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता ये होता है फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक। किसी भी कार्य करने में जब बाधा आती है, जब किसी भी कार्य को करने में कठिनाई महसूस कोई व्यक्ति या बच्चा करता है, वो डिसेबिलिटी होती है। तो ये फंक्शनल है डिसेबिलिटी, ये कार्यात्मक स्थिति है। और जो इम्पेयरमेंट, बाधिता है, ये जैविक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। आ जाते हैं 23rd क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? दैट मीन्स कि जो कॉग्निशन और इमोशन होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो कौन सा स्टेटमेंट इस बात को बताता है? तो 23rd का सेकेंड ऑप्शन इस बात को बताता है, क्या भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं? बिल्कुल, हमेशा याद रखना, इमोशन और कॉग्निशन, संज्ञान और भावना, इमोशन हमेशा एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है, फैसिलिटेट होता है भाषा का विकास प्राइमरी लेवल पर? तो 24th का आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल भाषा का विकास होगा। जब टीचर कंक्रीट एग्जाम्पल्स का यूज़ करता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जो कंसेप्ट टीचर ने बताया बच्चों ने समझा, मतलब ओरली उन्होंने बताया बच्चों को, फिर उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो है ना एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं, आप उसके थ्रू कंक्रीट के थ्रू बताते हो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को, यानी कि ठोस उदाहरण दिखाकर उन्हें समझाते हैं, बताते हैं, तो वो सबसे अच्छा भाषा का विकास करते हैं बच्चों में एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, आपने किसी मान लीजिए बच्चों को बताया है, आप ट्रीज़ के बारे में पढ़ा रहे हो, उन ट्री का आपने कोई चार्ट दिखा दिया, कोई फ़ोटो दिखा दिया, तो उस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 25th निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है, तो 25th का आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभिप्रेरणा। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? जब आपका खुद से अंदर से मन करता है किसी कार्य को करने के लिए, आपको मज़ा आता है, सिंपल सी बात है। तो अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, कोई आपको मम्मी पापा या टीचर बोला पढ़ लो बच्चों पढ़ लो, पास नहीं होगे, तब पढ़ रहे हो आप। एक आपका खुद मन है कि हाँ मुझे ये टारगेट अचीव करना है, और आप ज़बरदस्ती से नहीं, उसको भी खुशी से, भले इंटरनल मोटिवेशन, लेकिन आप हैप्पीली, खुशी से उस चीज़ को करना चाहते हैं, तो दैट इज़ इंटरनल मोटिवेशन। और सबसे बेस्ट मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन होता है। सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट आपको मिलते हैं हमेशा वो इंटरनल मोटिवेशन से ही मिलेंगे। तो 26th को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है, स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो 26 थोड़ा सा फास्ट अब चल रहे हैं क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा बड़े क्वेश्चंस होते हैं, सीडीपी में या सीटेट में ओवरऑल ही काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो टाइम ले लेते हैं। अदरवाइज़ मैं जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करती हूँ, उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन अधिकतर करते हैं। तो आलम्बन यानी कि इसके फोल्डिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा है 26 का, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ABCD सही है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, P हो गया, C हो गया आपका प्रश्न क्वेश्चन, और D हो गया आपका आधा हल्का उदाहरण। ठीक है, रट कर दोहराव ये तो आप कहीं सही करोगे ही नहीं, रटना तो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फोल्डिंग की बात चलिए, तो जब भी आप बोलकर सोचो, बोलकर सोच रहे हो, उसके फोल्डिंग के एग्जाम्पल में आएगा। आप इशारे दे रहे हो, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हो, क्लू दे रहे हो क्वेश्चंस के माध्यम से, या फिर आधा क्या हुआ एग्जाम्पल बाकी बच्चे को सॉल्व करने के लिए दे रहे हो, दैट विल इंक्लूड इन स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल 27th, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल को विकसित करते हैं, तो ये कैसा विकास है? ये कैसा विकास है? तो ये समीप दूराभिमुख प्रॉक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट है। अब देखो प्रॉक्सीमोडिस्टल से ही दूसरा सवाल है, तो डेवलपमेंट का चैप्टर वैसे ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है,
ठीक है, 27 का 4th ऑप्शन करेक्ट है। बात चल रही है डेवलपमेंट में, तो जब डेवलपमेंट में पहले क्या विकसित हो जाता है, चिल्ड्रन अचीव कर लेता है ग्रॉस मोटर स्किल को बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म पेशा कौशल से पहले सकल कोशीय पेशे कौशल विकसित हो जाएं, तो वो प्रॉक्सी मॉडिस्टल या समीप दूराभिमुख विकास होता है। क्योंकि विकास भी कई तरह का होता है, आपको पढ़ना होता है, उसमें शीर्षगामी हो गया, रेखीय लीनियर हो गया, इस तरह से। 28 पर आ जाते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो 28 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, विकेंद्रण, यानी कि डी सेंटरिंग। तो एज पर जीन पियाजे थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो डिसेंटरिंग होती है, डिसेंटरिंग एबिलिटी, वो डिस्टिंग्विश करती है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है मूर्त संक्रियात्मक सोच को। क्या? विकेंद्रण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। अगले सवाल पर आते हैं। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? अब जीन पियाजे से दूसरा सवाल आप देख रहे हो, और संज्ञानात्मक के तो और 1-2 सवाल आ चुके हैं। तो संज्ञानात्मक जो कॉग्निशन टॉपिक है, संज्ञान, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है बच्चे किस अवस्था में है जो इस तरह का तर्क दे रहा है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट किया है? तो 29 का 4th ऑप्शन लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही। ये है प्री ऑपरेशन स्टेज, पूर्व चलन अवस्था, यानी कि बच्चा ऐसी बात कर रहा है तो वो प्री ऑपरेशन स्टेज में है, यानी कि पूर्व चलन अवस्था में है। और आज का आखिरी सवाल हमारा 30th, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार किस बात की वकालत करते हैं? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी क्या कहती है? सिंपल, लर्निंग के बारे में सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या कहती है? तो 30 का सेकंड ऑप्शन पढ़िएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी यही कहती है। सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत या विचार ये कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से एक्टिव होकर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं या उसका निर्माण करते हैं। ठीक हो गई बात? तो चलिए, हमारे 30 सवाल यहाँ पर होते हैं फिनिश। और आई होप मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है ना। वैसे तो आपके हाथ में होता है, कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो EVS के 30 सवाल मैंने आपको जनवरी के करवा दिए हैं, और यहाँ पर CDP के भी 30 सवाल हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी हिंदी और इंग्लिश भी लेकर आएंगे। मैथ्स पेडागोजी आपको करवा दिए, सारे सब्जेक्ट आपको मैं कोशिश करूँगी कराने की। और कंटेंट भी सबका नहीं, तो पेडागोजी में आपको सबका कराऊंगी, वो इसलिए क्योंकि पेडागोजी की बहुत डिमांड होती है। ऐसा नहीं, इसलिए नहीं कि बच्चों को आती नहीं, इसलिए कि उनकी प्रैक्टिस हो सके। तो मेरा भी पर्पज़ इन सेशंस को लाने का आपकी प्रैक्टिस करवाना ही है। मैं आपको शायद नॉलेज ज़्यादा ना दे पाऊँ, जितना पॉसिबल है आपको बताऊँगी, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास। लेकिन चीज़ें क्या हैं, रिवाइज़ और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। ये CTET आपका आखिरी CTET हो, है ना। बहुत अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करो। बहुत तो पहली बार दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये आखिरी हो, बहुत अच्छे से वो करें, क्योंकि अब लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है CTET की। और जो मार्क्स बढ़ाने के लिए दे रहे हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। एग्ज़ाम तक सीरीज़ को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपके कोई फीडबैक हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो एंड तक अगर आपने देखा तो थैंक यू सो मच। और आपके अगर किसी काम आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।